वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था वैद्युतधारिता और उससे संबंधित कुछ सिद्धांत, उसके कुछ थ्योरम्स, और कल हमने गोलीय चालक की धारिता पढ़ी थी। गोलीय चालक की धारिता कितना आया था? C बराबर 4πε0 इंटू R। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ये जीरो लगा हुआ है एप्सिलॉन जीरो, इसका मतलब ये तो निर्वात या वायु के लिए है। किसी भी माध्यम के लिए हमने कूलम्ब्स लॉ में आपको बताया था, किसी भी माध्यम के लिए कि क्या कि एप्सिलॉन जीरो की जगह एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर आ जाएगा। एप्सिलॉन आर सापेक्षिक परावैद्युतांक जिस माध्यम का आप रखना चाहें, तब किसी भी माध्यम के लिए गोलीय चालक की धारिता कितनी हो जाएगी? 4πε0 एप्सिलॉन आर इंटू आर। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी फॉर्मूले में अगर ये जीरो रखा हुआ है तो ये तो केवल निर्वात या वायु में ही लागू होगा, और इसको छोड़कर कोई अन्य माध्यम हो तो एप्सिलॉन जीरो की जगह क्या लिखोगे? 4πε0 एप्सिलॉन आर इंटू ये त्रिज्या हो गई आर। तो ये ध्यान रखिएगा, एप्सिलॉन जीरो एप्सिलॉन आर किसी भी माध्यम के लिए आप यूज करेंगे। जनरली आप वायु या निर्वात लेकर चलते हैं तो वहाँ तो एप्सिलॉन जीरो ही लेकर चलेंगे। तो ये विशेष बात आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है संधारित्र, कैपेसिटर्स। सरल भाषा में कैपेसिटर किसको कहते हैं? पंखे का जो कंडेंसर होता है ना, ये बैटरी टाइप का एक छोटा लगा होता है भाग, वही कैपेसिटर है, वही संधारित्र है, उसी को संधारित्र कहते हैं। तो वह क्या करता है, थोड़ा सा सोचिए और इसके बारे में अपने पूर्व ज्ञान को जागृत करिए। पंखा कभी कभी जब स्लो चलने लगता है तो हम कहते हैं इसका कंडेंसर, आम बोलचाल की भाषा में कंडेंसर कहते हैं, लेकिन आप उस पर देखिएगा, उस पर कंडेंसर नहीं लिखा होता है, उस पर लिखा होता है कैपेसिटर। संधारित्र हिंदी में कहते हैं। पंखे का जो कंडेंसर होता है वही कैपेसिटर है। तो वही जानेंगे वो क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका काम क्या है, उसका बनावट क्या है, वो कितने प्रकार का हो सकता है, उसका सिद्धांत क्या है, सब कुछ उसी के बारे में अब इस पाठ में हमें यही, और इसी के लिए हमने पिछले क्लास में वैद्युतधारिता पढ़ा था। ध्यान दीजिए, संधारित्र के लिए ही हमने विद्युतधारिता का कंसेप्ट क्लियर किया है। वो सारी बातें आज यहाँ रिकैप करनी है हमें। तो पंखे में कंडेंसर का काम क्या होता है? पंखा कभी स्लो चलने लगता है तो कहते हैं कंडेंसर बदल दो, कमज़ोर हो गया है, नया कंडेंसर लाओ, अधिक पावर का लाओ, और उसको बदल देते हैं तो पंखा तेज चलने लगता है। और कंडेंसर, जब दुकान पे आप कंडेंसर लेने जाते हैं तो थोड़ा सोचिए, अब कैसे पता चलेगा वो कंडेंसर अच्छा है कि खराब है? दुकानदार से कहते हैं चेक करके दिखाओ, तो ध्यान देते हैं दुकानदार कैसे चेक करता है? उसमें 2 वायर निकले होते हैं, उन दोनों वायर में करंट फ्लो करता है और निकाल कर दोनों तारों को टच कराता है, स्पार्क होती है। स्पार्क का लक्षण मतलब आवेश, उस पर आवेश आ गया। तो जैसे ही हमने उसको परिपथ में जोड़ा तो उसमें आवेश आने लगा, आवेश का संचय हो गया, यही संधारित्र है। तो संधारित्र क्या करता है? पहले कम पावर का था, पावर बढ़ा दिए, उसकी धारिता बढ़ गई, आवेश धारण करने की क्षमता बढ़ गई। तो इसके लिए हमने इस चालक में, पंखे में, उससे पंखे के कॉइल में कोई वृद्धि या कमी तो नहीं की, चालक का आकार आकृति तो हमने नहीं बढ़ाया, केवल हमने कंडेंसर को बदल दिया, अधिक पावर का लगा दिया। तो कंडेंसर होता क्या है? सरल भाषा में कहें कैपेसिटर होता क्या है? तो कैपेसिटर क्या करता है? आवेश धारण करता है, अपने अंदर आवेश को स्टोर करता है, आवेश को संचित करता है, और उस आवेश जब संचित कर लेता है तो वो आवेश अन्य परिपथ में प्रवाहित करता है, पंखे के कॉइल को देता है, पंखे के कुंडली को देता है, और पंखा चलने लगता है। तो कंडेंसर क्या करता है? चालक का आकार आकृति बढ़ाता नहीं है, लेकिन उसकी धारिता यानी आवेश धारण करने की क्षमता को बढ़ा देता है। तो यही कंडेंसर यानी कैपेसिटर संधारित्र की परिभाषा है। किसी चालक का आकार या आयतन बढ़ाए बिना उसकी धारिता में वृद्धि करने के लिए जो समायोजन, ये जो व्यवस्था है, ये जो उपकरण हमने लगाया,
ये जो युक्ति हमने लगाया, उसी युक्ति को, उसी उपकरण को, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे समायोजन को संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, संधारित्र की परिभाषा क्या हुई? ऐसा समायोजन, ऐसी व्यवस्था, ऐसा उपकरण, ऐसी युक्ति, कुछ भी लिख सकते हैं, युक्ति लिखिए, उपकरण लिखिए, समायोजन लिखिए, व्यवस्था लिखिए, जो चालक के आकार या आयतन में वृद्धि किए बिना, परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा दे। आकार आयतन नहीं बढ़ाना है, लेकिन धारिता बढ़ जाए। इसके लिए जो हम व्यवस्था लगाएंगे, जो उपकरण प्रयोग करेंगे, इस उपकरण को हम लोग संधारित्र यानी कैपेसिटर्स कहते हैं, पंखे का कंडेंसर कहते हैं। इसका संकेत ध्यान दीजिएगा, किसी कैपेसिटर का जो संकेत होता है वो ऐसे होता है। ये दोनों लाइनें बराबर होती है, आप ऐसे मत कर दीजिएगा। एक बड़ी रेखा, एक छोटी रेखा, ये सेल हो जाता है, और इसमें दोनों लाइनें बराबर होती हैं। ये दो प्लेटें बताती हैं, प्लेट ए, प्लेट बी। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर रहती है, समान दूरी पर रहती है। तो ये इसका संकेत है। इसमें यह एक प्लेट है और यह एक दूसरी प्लेट है। अब इन प्लेटों के बारे में भी जानेंगे हम लोग। ये इसकी बनावट बाद में समझेंगे, पहले इसका सिद्धांत समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, संधारित्र क्या है, पहले परिभाषा समझिएगा, तब सिद्धांत समझ में आएगा। संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जो किसी चालक के आकार या आयतन में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ा देता है। ऐसी युक्ति को, ऐसे उपकरण को हम लोग संधारित्र कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। मतलब कैपेसिटर का काम क्या है? धारिता को बढ़ाना। कैसे? आकार आयतन, कल हमने पढ़ाया था कि आकार बढ़ा दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी। तो पंखा इतना है तो इतना बढ़ा तो करेंगे नहीं धारिता बढ़ाने के लिए, पंखा तो हम नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन पंखे की धारिता को बढ़ा देता है वो कैपेसिटर। तो कैपेसिटर में ऐसी क्या खास बात है? बिल्कुल आप ध्यान से सोचेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। हमने कल पढ़ा था किसी चालक की धारिता C बराबर Q/V, धारिता को बढ़ाना है। ध्यान दीजिएगा, तो धारिता को बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि धारिता बढ़ जाए? बिल्कुल सरल भाषा में इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो और कहोगे कि सर धारिता बढ़ाने के लिए हमें दो काम करना होगा। किसी भी प्रकार से विभव को कम कर दिया जाए, किसी भी विधि द्वारा विभव को कम कर दिया जाए, तो हमें, अब देखो दो बातें यहां याद रखनी है। धारिता को बढ़ाने के लिए संधारित्र में इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। धारिता हमें बढ़ानी है, इस फॉर्मूले को देखो, सोचो धारिता C कैसे बढ़ेगी, तो आपको दो गणितीय रूप नजर आएंगे। कहोगे सर V को कम कर दीजिए, विभव कम कर दीजिए। बिल्कुल, V कम कर देंगे तो धारिता C बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और दूसरा आप कहिएगा कि सर Q को मान बढ़ा दीजिए, आवेश का मान बढ़ा दीजिए। बिल्कुल यही धारिता का सिद्धांत है। तो किसी भी विधि द्वारा विभव को कम कर दिया जाए तो हमें उसे उसी विभव तक लाने के लिए अधिक आवेश देना होता है। अब कैसे करेंगे ये बाद में सोचेंगे, पहले सिद्धांत में ये जान लो करेंगे क्या कि धारिता बढ़ जाए। ध्यान रखना है, आकार आकृति में परिवर्तन नहीं करना है। ये डिफिनीशन में है, आकार आकृति नहीं बढ़ाना है आपको, क्योंकि हमने कल पढ़ा था धारिता में कि आकार आकृति बदल दिया जाए तो धारिता बढ़ जाएगी, धारिता बदल जाती है। ऐसा नहीं करना है, आकार आयतन नहीं बढ़ाना है आपको, लेकिन धारिता बढ़ाना है। क्या करें तो धारिता बढ़े? तो सोचो, यही धारिता का सिद्धांत हो जाएगा, यही संधारित्र का सिद्धांत हो जाएगा। तो यहां हमें सिद्धांत क्या बात निकल कर आती है कि किसी भी प्रकार से विभव को घटाएंगे
और वहाँ पर आवेश को बढ़ाएंगे। ये समझेंगे हम बनावट में कि ऐसी क्या बनावट करें, संधारित्र हम कैसे बनाएं कि विभव कम हो जाए और आवेश बढ़ जाए। ये दो बातें करेंगे तो हमको अपने से हो जाएगा, अपने से धारिता मान प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए कैसे करते हैं अब ये समझते हैं। बनावट में देखो, अभी हमने बताया कि संधारित्र का संकेत कैसे होता है। ये दो प्लेटें ए और बी। ध्यान दीजिएगा, संधारित्र की बनावट में, किसी संधारित्र की बनावट में उसमें दो प्लेटें होती हैं, धात्विक प्लेटें, धातु की प्लेटें होती हैं। तो ये दो धात्विक प्लेटें, दो धात्विक प्लेटें ए तथा बी एक दूसरे के बिल्कुल पास पास रखी जाती है ताकि उनके बीच कुछ रिक्त स्थान बन सके। ये पहली बात। इन दोनों प्लेटों को पास पास रखोगे, जितना पास रखोगे उतना बढ़िया संधारित्र होगा। ये भी जानेंगे क्यों। अब देखो बनावट में, अब इन दोनों प्लेटों के बीच में कुछ रिक्त स्थान है, खाली जगह है। तो जब आप संधारित्र को, कैपेसिटर को, पंखे के कंडेंसर को तोड़ कर देखना, तो उसमें दो प्लेटें ऐसे, दो खूंटी निकली होती है ना, जिसमें तार लगा होता है ऐसे। उसके अंदर तो ये खाली जगह भी बता रहे हैं सर जी, तो खाली तो होता नहीं है, उसमें कुछ काला काला पदार्थ निकल कर आएगा। तो यहाँ पर उसमें जो पदार्थ भरा जाता है इनके बीच में, उस पदार्थ को कहते हैं हम लोग परावैद्युत पदार्थ। डाई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, परावैद्युत पदार्थ भरा जाता है। अब कहोगे परावैद्युत पदार्थ क्या है? परावैद्युत, जो वैद्युत से परे हो। वैद्युत मतलब चालक, चालक में ही ना वैद्युत का गुण आएगा। तो जो वैद्युत से परे हो, मतलब जिसमें चालक का गुण ना हो, तो वह कौन सा? मतलब परावैद्युत मतलब अचालक। अचालक जैसे कागज हो गया, सूखी लकड़ी हो गई, मोम हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया। ये सारे अचालक पदार्थ परावैद्युत पदार्थ होते हैं। इनकी खासियत होती है, क्या खासियत होती है अभी केवल समझा देते हैं, इसको हम आपको सैद्धांतिक तौर पर भी व्याख्या करवाएंगे। परावैद्युत पदार्थ तो अचालक है, इनमें धारा का प्रवाह हो नहीं सकता, इनमें आवेश एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं सकते, और सामान्य अवस्था में इन पर कोई चार्ज, कोई आवेश नहीं होता। लेकिन जब इनको दो चालकों के बीच में रखोगे, किसी वैद्युत क्षेत्र में ले जाते हो, इनकी विशेषता समझिएगा। ये तो अचालक है, चालकों से इनका कुछ लेना देना है नहीं, चालक वाला कोई गुण है नहीं, लेकिन इनकी एक खासियत होती है। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी अपनी एक विशिष्ट पहचान होती है। तो इस पदार्थों की विशिष्ट पहचान क्या है? ये है अचालक, इन पर कोई आवेश नहीं है। लेकिन जब इनको किसी विद्युत क्षेत्र में रख दोगे, तो विद्युत क्षेत्र इन पर एक विद्युत बल लगाएगा। विद्युत क्षेत्र विद्युत बल कितना लगाएगा? F बराबर EQ। हमने पढ़ लिया है पहले पाठ में कि किसी भी पदार्थ को किसी विद्युत क्षेत्र में ले जाओगे तो विद्युत क्षेत्र उस पर एक विद्युत बल आरोपित करता है, और इस बल के प्रभाव में इन पदार्थों में आवेशित कण तो सब पदार्थ के अंदर है, इन पदार्थों में आवेश निकल करके इन प्लेटों के बीच में, ये जो अभी हमने सिद्धांत पढ़ा था C बराबर Q/V, चालक पर आवेश का मान बढ़ा देते हैं, इन प्लेटों पर आवेश एकत्र हो जाते हैं, आवेश का मान बढ़ जाता है। और अब खुद सोचो, जब इन पदार्थों में ऐसा गुण है
कि इनको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो ये विद्युत क्षेत्र में जो प्लेटें हैं ए और बी, अब कौन सी प्लेटें हैं बाद में भी समझेंगे, उन पर आवेश के मान में वृद्धि कर देते हैं, आवेश के मान को बढ़ा देते हैं। और खुद सोचो, अभी ने बोला कि धारिता कैसी, संधारित्र का सिद्धांत कैसा, आवेश को बढ़ाना है और विभव को घटाना है। तो इन्हीं दो कामों के लिए हम ये बनावट लेकर चल रहे हैं। इस बनावट में इन दो बातों का हम विशेष ध्यान देंगे। तो चलो देखो, पहला बात, आवेश बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, किसी संधारित्र का आवेश बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, दोनों प्लेटों के बीच में रिक्त स्थान दोछा, उसमें हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स डाल दिए। क्यों डाले? क्योंकि इन पदार्थों की विशिष्ट पहचान है कि ये पदार्थ विद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर वहां पर उस प्लेट पर, उस चालक पर आवेश के मान में वृद्धि कर देते हैं। तो आवेश बढ़ गया। अब खुद सोचो, आवेश बढ़ गया तो धारिता बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बिल्कुल, धारिता बढ़ गई। तो एक काम तो हमने कर लिया सिद्धांत वाला। सिद्धांत में दो बातें हमें बताई गई थी कि किसी भी प्रकार से आवेश बढ़ाइए, और दूसरी बात बताई गई थी किसी भी प्रकार से विभव को घटाइए। तो चलो, आवेश बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से रिपीट करें, दोनों प्लेटों के बीच में कुछ परावैद्युत पदार्थ को भर देते हैं। तो यहां हम इन चीजों को लिख देते हैं, आप रिटर्न में लिखेंगे ये। दोनों प्लेटों के बीच में कुछ परावैद्युत पदार्थ भर दिया जाता है। एक तो हमने कर लिया। अब दोनों प्लेटों पर आते हैं, विभव को घटाने की तरफ चले। ये जो दो प्लेटें हैं, अब इनमें हमने परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है, बीच में अब खाली रिक्त स्थान नहीं है। इनमें एक प्लेट को आप धन आवेश दीजिए, एक प्लेट को धन आवेश दीजिए। तो ध्यान दीजिए, दोनों प्लेटें पास पास रखी गई हैं। तो विद्युत प्रेरण हमने पढ़ा था ना, किसी वस्तु को आवेशित करने की विधि, विद्युत प्रेरण। तो विद्युत प्रेरण द्वारा प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस आवेश आ जाएगा और बाह्य पृष्ठ पर प्लस आवेश आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आवेश हमने किसको दिया, प्लेट ए को क्यू आवेश दिया। ऐसा करने से जो दो प्लेटें ए और बी थी पास पास थी, तो प्लेट ए को हमने आवेश दिया प्लस क्यू आवेश दिया। तो इस पूरे प्लेट पर प्लस क्यू आवेश रहेगा, आंतरिक पृष्ठ हो या बाह्य पृष्ठ हो। और प्लेट बी इसके बिल्कुल पास में है, तो प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर यहां प्लस है तो यहां माइनस आएगा, और बाह्य पृष्ठ पर यहां प्लस है तो यहां प्लस आएगा। ये इस पर आवेश आ गया। अब प्लेट बी को अर्थिंग के साथ जोड़ देते हैं। इसको कहते हैं भूधृत करना, भूधृत करना, अर्थिंग करना इंग्लिश में कहते हैं। ये अर्थिंग का देखो संकेत है, ये से कहीं सिंबल लगा हुआ है तो समझ लो कि ये अर्थिंग लगाने का संकेत है कि यहीं पर आपको अर्थिंग, किसी विद्युत उपकरण में देखिएगा ऐसा स्टिकर लगा होता है, ऐसा सिंबल लगा होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि आपको यहाँ अर्थिंग जोड़ना है। तो प्लेट बी के बाह्य पृष्ठ को हमने अर्थिंग से जोड़ दिया, अर्थिंग दे दिया उसको। अर्थिंग देने से क्या हुआ, अब ये समझिए, पृथ्वी के अंदर से सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके इस प्लस वाले के साथ मिल करके उदासीन हो जाते हैं। या ऐसे कहिए कि प्लेट बी के बाह्य पृष्ठ पर जितने धन आवेश हैं वो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ मिलकर उदासीन हो जाते हैं। तो इस पर से सारे प्लस तो अब पृथ्वी के अंदर चले गए, और अब इस पर क्या बचा, केवल ऋण आवेश। अब इसको भी नोट कर लेते हैं। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू
आवेश आ जाता है। प्लेट बी के बाह्य पृष्ठ को भूधृत कर देते हैं, जिससे उसका समस्त धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है। और अब प्लेट बी पर केवल -q आवेश शेष रह जाता है। अब ऐसा जब आप कर दिए तो ऐसा करने से जब ये माइनस आवेश रह जाएगा और उस पर प्लस की आवेश रह जाएगा तो दोनों प्लेटों के बीच अब दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कम हो जाता है। ऐसा करने से आपको कल भी हमने बताया था किसी चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। हमने कहा था किसी चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति का प्रभाव। ऐसा करिएगा तो ऐसा करने से विभव का मान कम हो जाता है, क्योंकि उसके कुछ आवेश उस पर चले जाते हैं और उसके चलते उनके विभवांतर के मान में कमी हो जाती है। और विभव कम हो जाए तो अब चालक की धारिता बढ़ जाती है। तो दो काम करना था हमें। आवेश को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं बनावट में, संधारित्र का जब बनावट करेंगे तो दोनों प्लेटों के बीच में जो खाली रिक्त स्थान होता है उसमें कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, परावैद्युत पदार्थ जो कि अचालक होता है, जैसे कागज, मोम, रबड़, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी इत्यादि उसमें भर देते हैं। तो परावैद्युत पदार्थ भर दिए तो क्या हो गया, परावैद्युत पदार्थ की एक खासियत होती है कि विद्युत क्षेत्र आरोपित किए जाने पर वहां चालक के पृष्ठ पर आवेश के मान को बढ़ा देते हैं। उनका गुण है ये। क्यों बढ़ाते हैं हम आपको अगले सिद्धांत कुछ उसकी थ्योरियां हैं वो बताएंगे। फिलहाल ये जानना है कि आवेश बढ़ जाता है, तो आवेश तो बढ़ गया। दूसरा काम था हमें विभव को घटाना है। तो विभव को घटाने के लिए क्या किए कि इस प्लेट ए के बगल में एक दूसरा प्लेट ला दिए और दूसरे प्लेट के बाह्य पृष्ठ को पृथ्वी के साथ अर्थिंग कर दिए, भूधृत कर दिए, पृथ्वी के साथ जोड़ दिए। तो ऐसा करने से इसका समस्त धनावेश पृथ्वी में समाहित हो गया और इस पर केवल ऋणावेश बचा। और ऐसा करने से दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के मान पहले की अपेक्षा घट जाते हैं। और जब विभवांतर घट जाएंगे तो धारिता C का मान बढ़ जाएगा। तो यही संधारित्र की बनावट और सिद्धांत है। अब जब ये बनावट आप समझ गए तो इस पर एक क्वेश्चन और हम लोग समझ लेते हैं कि संधारित्र की धारिता को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं। ये बनावट जानने के बाद क्रिया विधि, क्रिया ऐसे ही काम करता है, ये क्रिया विधि भी इसी में हो गया। संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, जो हम बातें बताते चल रहे हैं उसको नोट करते जाना है। नोटबुक निकाल करके बैठे रहिए या एक बार वीडियो देख लीजिए फिर नोटबुक उसको निकाल कर नोटिस करिए। तो अभी हमने संधारित्र की बनावट में ये दो प्लेटें ए और बी, बीच की दूरी मान लो d है और इसमें जो पदार्थ भरे हैं उसका परावैद्युतांक, सापेक्षिक परावैद्युतांक मान लीजिए एप्सिलॉन r है। तो ये प्लेटें जितनी पास पास होंगी उतना ही संधारित्र अच्छा होगा, धारिता ज्यादा मिलेगा। तो पहला कारक है प्लेट का क्षेत्रफल। तो धारिता समानुपाती होगी क्षेत्रफल के, मतलब प्लेट का क्षेत्रफल
प्लेट जो आप लगा रहे हो उसका क्षेत्रफल जितना अधिक से अधिक होगा, आपको संधारित्र की धारिता उतनी ही अधिक होगी। दूसरा है प्लेटों के बीच की दूरी। प्लेटों के बीच की दूरी, ये दूरी अभी तो बताया जितनी कम होगी धारिता उतनी ही अधिक होगी। अभी आगे गणितीय रूप में भी समझिएगा। तो सी व्युत्क्रमानुपाती डी ना, मतलब दूरी कम होगी तो धारिता अधिक होगी, दूरी अधिक होगी तो धारिता कम होगी, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो गया। बीच का माध्यम, बीच का माध्यम, ये तो कल भी हम बताए थे कि अधिक परावैद्युतांक वाले माध्यम की धारिता अधिक होती है। मतलब धारिता अधिक होगी जब परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर का मान अधिक हो। तो ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है किसी संधारित्र। वो चालक की धारिता था, ध्यान दीजिए, वो अलग चीजें थी, ये संधारित्र की धारिता है। तो ये संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले ये तीन मुख्य कारक, क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल, प्लेट जो है संधारित्र में जो प्लेट आप लगाएंगे बनावट में, उसका क्षेत्रफल जितना अधिक होगा धारिता अधिक होगी। प्लेटों के बीच की दूरी जितनी कम से कम होगी धारिता उतनी ही अधिक होगी। और बीच में माध्यम जो आप डाल रहे हो, परावैद्युत पदार्थ डाल रहे हो, उसका परावैद्युतांक जितना अधिक होगा धारिता उतनी ही अधिक होगी। तो ये एक क्वेश्चन हो गया। अब इस पर अगला क्वेश्चन आते हैं कि संधारित्र कितने प्रकार के। संधारित्र के प्रकार, संधारित्र के प्रकार। अब समझिएगा, ये जो प्लेटें हैं ना, इन प्लेटों की बनावट के आधार पर, प्लेटों की बनावट के आधार पर संधारित्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, समानांतर प्लेट, कहीं कहीं पट्टी भी लिखा होता है। नंबर 2, गोलीय संधारित्र। और 3, बेलनाकार संधारित्र। तो ये हमें तीन ये सिलेबस में पढ़ने, इसके अलावा भी बहुत सारे संधारित्र हैं अलग अलग प्रकार के, ये तीन हमें सिलेबस में कंप्लीट करने हैं। तो ये तीनों को बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं और इन तीनों की धारिता भी निकालेंगे। अगर समानांतर प्लेट संधारित्र है तो इस संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होगा, अगर गोलीय संधारित्र है तो इसकी धारिता का सूत्र क्या होगा, और अगर बेलनाकार संधारित्र है तो इसकी धारिता का सूत्र क्या होगा। तो फिलहाल हम चलते हैं अब पहला, समानांतर प्लेट या पट्टी संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अभी हमने बताया ना कि संधारित्र तीन प्रकार के कैसे हुए, प्लेटों की बनावट के आधार पर। तो परिभाषा आप यही दे दीजिएगा कि ऐसे संधारित्र जिसकी प्लेटें आयताकार हो, एक दूसरे के समानांतर हो, वर्गाकार भी हो सकती है, ऐसे संधारित्र को समानांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो परिभाषा क्या, ऐसे संधारित्र जिसकी प्लेटें आयताकार हो, एक दूसरे के समानांतर हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, समानांतर प्लेट या पट्टी, पट्टी प्लेट को ही कहते हैं संधारित्र। अब इसकी धारिता निकालते हैं। तो सबसे पहले ये बनावट में आ जाओ, ये दोनों आयताकार प्लेटें ए बी, माना ए तथा बी दो आयताकार समानांतर प्लेट, समानांतर धात्विक प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी, ये बीच की दूरी d मान लेते हैं, स्मॉल d है, और इनके बीच
एप्सिलॉन आर सापेक्षिक परावैद्युतांक वाला परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ है। ये तो बनावट में हो गया। बनावट में अभी हमने समझा था, प्लेट ए को कुछ आवेश दीजिएगा तो प्लेट ए, ये प्लेट है, इस प्लेट को कुछ आवेश दीजिएगा तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर ऐसा ही माइनस और बाह्य पृष्ठ पर ऐसा ही प्लस, और प्लेट बी के बाह्य पृष्ठ को आप क्या कर देना है, अर्थिंग कर देना है, अर्थ भूधृत कर देना है। तो ऐसा करने से विभव घट जाता है और आवेश का मान बढ़ जाता है। समझते हैं इसको और बढ़िया से। तो अब समझते हैं कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाले। तो ये तो बनावट में हो गया। अगर प्लेट ए के पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण यहां पर माइनस क्यू होगा। तो प्लेट ए के पृष्ठ पर अगर प्लस क्यू आवेश देते हैं तो प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश आ जाएगा। लेकिन भूधृत होने के कारण इसका समस्त धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाएगा और इस पर केवल माइनस क्यू आवेश रह जाता है। इसको भी लिख लेते हैं। प्लेट ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। चूंकि बाह्य पृष्ठ का बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से जुड़ा होता है, अतः उसका समस्त धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है और उस पर माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लेटें आयताकार होती है ना, और हमने पहले पाठ में पढ़ा था आवेशों का वितरण, किस वस्तु पर आवेश कैसे होने चाहिए। तो प्लेट आयताकार चादर जिसमें लंबाई चौड़ाई हो, क्षेत्रफल हो, वहां पर पृष्ठीय घनत्व सिग्मा होता है। यदि प्लेटों पर प्लेट ए पर आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा हो तो प्लेट बी पर माइनस सिग्मा होगा। दोनों प्लेटों के बीच के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत
क्षेत्र की तीव्रता कितना आया था? प्लेट चादर के बगल में विद्युत क्षेत्र E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन 0, और किसी भी माध्यम के लिए चलो तो एप्सिलॉन R भी लगा दो। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, ये हमने पाठों में पढ़ा है। अब इसका व्यंजक हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, तो लॉन्गवेज हो गया। ऐसे ही सभी संधारित्र में यही लॉन्गवेज आप लिखेंगे। प्लेटों के बीच का विभवांतर, प्लेटों के बीच का विभवांतर निकाल लेते हैं। चाहे इसको थोड़ा सा, सिग्मा बराबर क्या होता है बाबू? Q बाई ए ना, तो E बराबर Q बाई 2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू ए। इसका रूप रख लेते हैं, बाद में भी रख सकते हो। अब बताओ, तीव्रता और विभव में संबंध पढ़ा था ना हमने, क्या था संबंध? E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, तो डी वी बराबर माइनस E इंटू डी आर। परिमाण लिख रहे हो विभवांतर का, V बराबर, तो माइनस नहीं लिखो, परिमाण लिखना है, वो तो दिशा बताता है, विपरीत दिशा में होते हैं। माइनस E और डी आर दूरी है, तो प्लेटों के बीच की दूरी हमने कितना माना था? D ना, तो E की जगह D लिख देंगे यहाँ। V बराबर E का मान Q बटा में 2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू A इंटू D। देयरफॉर समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, आप किसी भी चालक की धारिता Q बराबर C बराबर Q बाई भी निकाल चुके हैं। बस विभवांतर निकालना होता है हर संधारित्र में, ये बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान होना चाहिए। Q भी का मान कितना हम निकाले हैं? Q है, D है, अब बटा में 2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू A है, तो Q तो कट गया। C बराबर 2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R A अब बटा में D। अब एक चीज और थोड़ा सा समझिएगा, ये जो फॉर्मूला था उसमें ये 2 था प्लेट के दोनों तरफ, प्लेट के दोनों तरफ के लिए। हमारे चित्र में ये देखो, ये इस क्षेत्र में इस प्लेटों के बीच, तो किसी भी, ये प्लेट हो चाहे ये प्लेट हो, किसी प्लेट के एक तरफ ही हम लोग चर्चा करें, तो बाबू ये 2 अब यूज नहीं करेंगे। अब कहोगे कि 2 हटाने का कारण, तो यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफरेंस है कि 2 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 2 नहीं लिखेंगे, तो 2 यहाँ से हटा देते हैं। अब ये जो मान आया यही किसी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का अभिष्ट व्यंजक है। अब इस फॉर्मूला में ध्यान से देखो, हमने अभी धारिता को प्रभावित करने वाले कारक बोले थे कि क्षेत्रफल देखो C A के समानुपाती है ना, C समानुपाती A, C व्युत्क्रमानुपाती 1 बाई D, C समानुपाती एप्सिलॉन R। ये 3 हमने बताया था किसी संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब इसी संधारित्र में आपको कुछ और बातें समझनी है। ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। यौगिक परावैद्युत वाले समानांतर पट्टी संधारित्र की धारिता, ये हमने संधारित्र अभी पढ़ा था, उसमें अभी केवल एप्सिलॉन R एक ही पदार्थ भरा था। अब क्या कह रहा है? यौगिक परावैद्युत, मतलब यौगिक समझते हैं 2 से 2 या 2 से अधिक जिसका गठजोड़ हो। इस मतलब उसमें अब एक पदार्थ नहीं डालेंगे, परावैद्युत थोड़ा सा कागज डालेंगे, थोड़ा लकड़ी डाल देंगे, थोड़ा प्लास्टिक डाल देंगे, थोड़ा मोम डाल देंगे, अलग अलग पदार्थ डालते हैं। तब
क्या होगा? ये तो अभी जो हमने साबित किया था, ये जो आया मान हमारा C बराबर एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r A बटा में D, इसमें केवल एक पदार्थ था एप्सिलॉन r। अब इसमें यौगिक करिए, चलिए समझते हैं चित्र से। इसमें इतना पट्टी हमने डाल दिया, एक पदार्थ, तो इसमें पहला पदार्थ, दूसरा पदार्थ, तीसरा पदार्थ, 3 पदार्थ है। 3 से ज़्यादा भी हो उससे कोई दिक्कत नहीं, जैसे 3 होगा वैसे 300 हो जाएगा। इसकी परावैद्युतांक एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3, ये बीच की दूरी D1, ये बीच की दूरी D2 और ये बीच की दूरी D3। समझिएगा, बिल्कुल आसान है। पहला वाला साबित कर लीजिएगा तो इनको साबित करना बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये देखो, ये जो पहला वाला पदार्थ है, ये इनके बीच का विभवांतर पहले प्लेट के सिरों के बीच का विभवांतर V1 बराबर क्या होता है? E1 इंटू D1 ना, V बराबर ED अभी हम साबित कराए थे। V1 बराबर E1 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r R1 ये था, उसका क्या था? एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r, चाहे अभी सिग्मा ही रखिए, कहाँ गया? सिग्मा ही रखिए, सिग्मा बटा में अभी क्या बताए थे? सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R1 इंटू D1। दूसरी प्लेट के सिरों के बीच का विभवांतर V2 बराबर, इसी तरह से सजा दीजिए, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 या एप्सिलॉन 1 लिखे हैं, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 और बीच की दूरी हो गई D2। तीसरी प्लेट के सिरों के बीच का विभवांतर V3 बराबर सिग्मा बटा एप्सिलॉन r एप्सिलॉन 3 इंटू D3। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 कॉमन हो जाएगा, D1 बटा एप्सिलॉन 1, D2 बटा एप्सिलॉन 2 और D3 बटा एप्सिलॉन 3। ये हो गया। अब इनकी धारिता आसानी से निकाली जा सकती है। देयरफॉर यौगिक परावैद्युत वाले समानांतर पट्टी संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V होता है ना जी? C बराबर Q बाई V। V कितना? सिग्मा बटा में एप्सिलॉन 0, D1 बटा एप्सिलॉन 1, D2 बटा एप्सिलॉन 2, D3 बटा एप्सिलॉन 3। सिग्मा Q बटा A होता है, Q बाई A एप्सिलॉन 0 है, D1 एप्सिलॉन 1, D2 एप्सिलॉन 2, D3 एप्सिलॉन 3। Q Q कट जाएगा, C बराबर एप्सिलॉन 0 इंटू A बटा में D1 बटा एप्सिलॉन 1, D2 बटा एप्सिलॉन 2, D3 बटा एप्सिलॉन 3। तो यह समानांतर पट्टी संधारित्र ही है, लेकिन यौगिक संधारित्र है, मतलब जिसमें दोनों प्लेटों के बीच में
एक पदार्थ न डाल करके बहुत सारे छोटे छोटे पदार्थ डाल दिए जाए। पहला वाला में हमने पढ़ा था केवल एप्सिलॉन आर एक पदार्थ वाला परावैद्युत डाला गया है, और ये यौगिक हो गया, मतलब इसमें दो या दो से अधिक परावैद्युत वाले हो जाएंगे। तो ये इसका कंसेप्ट हो जाएगा। अब उन दोनों की तरफ चलते हैं। हमारा जो दूसरा संधारित्र था ये तो समानांतर प्लेट था, अब गोलीय संधारित्र पर आ जाते हैं। गोलीय संधारित्र की धारिता। ये गोला ए हो गया, ये गोला बी हो जाएगा। गोला बी को अर्थिंग करना है। समझिएगा बनावट, इसको अपने से लिखिएगा। मान लिया ये गोला जो ए है इसकी त्रिज्या ए है, ये गोला जो बी है इसकी त्रिज्या बी है। छोटे वाले गोले की त्रिज्या ए है और बड़े वाले गोले की त्रिज्या बी है। गोला ए आंतरिक गोला है, उसको प्लस क्यू आवेश देते हैं तो ये पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा। पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा तो प्रेरण के कारण गोले बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश आएगा और बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू। लेकिन गोले बी के बाह्य पृष्ठ का संबंध पृथ्वी के साथ है, तो उसका समस्त जो ये धनावेश है वो पृथ्वी के अंदर चला जाएगा। तो गोले बी पर केवल क्या बच जाएगा? माइनस, केवल माइनस बच जाएगा। तो विभवांतर का मान कम हो जाएगा, धारिता का मान बढ़ जाएगा। लॉन्ग्वेज लिख देते हैं। माना ए तथा बी दो सकेंद्रीय, दोनों का केंद्र एक ही है, गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः, गोला ए ना, ए तथा बी है। दोनों प्लेटों के बीच एप्सिलॉन आर सापेक्षिक परावैद्युत वाला पदार्थ भर दिया जाता है। अब गोला ए को प्लस स्मॉल क्यू आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण प्लेट ए के आंतरिक पृष्ठ पर प्लस क्यू तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। चूंकि गोला बी का बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से जुड़ा होता है, अतः उसका समस्त धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है और अब उस पर माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। ये लैंग्वेज हो गए।
अब आ जाते हैं गोला ए पर विद्युत विभव। गोला ए पर विभव V1 बराबर 1/4πε0ε इंटू क्यू बटा में ए, उसकी त्रिज्या ए है। गोला बी पर विभव V2 बराबर 1/4πε0ε। गोला बी पर माइनस क्यू आवेश शेष रह गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, माइनस क्यू आवेश और उसकी त्रिज्या बी। अब थोड़ा ध्यान से समझो, चित्र देखो, ये गोला ए तो गोला बी के अंदर है, गोला ए अंदर है, बी बाहर है, तो बी के अंदर ही है ना। तो बताओ बी, गोले बी पर कुल विभव, गोला बी पर कुल विभव V बराबर, बी का अपना तो विभव है ही और ए भी उसी के अंदर है, तो ए का भी विभव भी होगा V1 प्लस V2, दोनों को जोड़ देते हैं तो बाबू कॉमन हो जाएगा Q बटा में 4πε0ε 1/a माइनस 1/b। V बराबर Q बटा में 4πε0ε ए बी लसा हो जाएगा b माइनस ए। अब धारिता निकाल लीजिए। देयरफॉर गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V होता है ना, C बराबर Q/V। भी कितना हम लोग निकाले हैं देखो, Q बटा में 4πε0ε b माइनस ए बटा में ए बी, क्यू क्यू कट जाएगा, C बराबर 4πε0ε ए बी बटा में b माइनस ए। ये हो गया गोलीय संधारित्र की धारिता। अब हमारा तीसरा बचा बेलनाकार संधारित्र की धारिता, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक ये होगा आज का। बेलनाकार संधारित्र की धारिता। चलो एक बेलनाकार संधारित्र बनाओ, बेलन। देखो ये दो बेलनाकार धात्विक प्लेटें हैं, लैंग्वेज भी इसका वही लिखेंगे। माना ए तथा बी दो बेलनाकार धात्विक प्लेटें हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः, ये इनका केंद्र हो जाएगा, इसकी त्रिज्या मान लो a और बड़े वाले की त्रिज्या मान लो p, a तथा b हैं, और इनके बीच में ये जो रिक्त स्थान e आ रहा है, इसमें जिनके बीच के रिक्त स्थान में एप्सिलॉन r सापेक्षिक परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाता है। ये तो हो गया। अब गोल प्लेट, इसको प्लस क्यू आवेश दीजिएगा, इसको प्लस क्यू आवेश दीजिएगा। बेलनाकार, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बेलन पर आवेश का वितरण लैम्डा के रूप में होता है। लैम्डा याद है ना, बेलन, बेलन लंबाई पर लैम्डा, ये प्लस क्यू माइनस 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 आ जाएगा, बाहर वाले प्लस 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 आ जाएगा।
और बाहर वाले को अर्थिंग कर देंगे तो इसका समस्त धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा और अब उस पर केवल माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। गोला ए को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो प्रेरण के कारण गोला बी के आंतरिक पृष्ठ पर माइनस क्यू तथा बाह्य पृष्ठ पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है। चूंकि गोला नहीं बेलन, गोला लिख दिए हैं, इसको बेलन रखना है, बेलन। चूंकि बेलन बी का बाह्य पृष्ठ पृथ्वी से जुड़ा होता है, अतः उसका समस्त धनावेश पृथ्वी में समाहित हो जाता है और उस पर माइनस क्यू आवेश शेष रह जाता है। ये बाबू लैंग्वेज हो गया। अब इसकी कैलकुलेशन पर आते हैं। दोनों प्लेटों के बीच के रिक्त स्थान के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? दोनों प्लेटों के बीच के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 था ना, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r लैम्डा बाई r। तो यहाँ से मान लो किसी बिंदु पर, यहाँ बिंदु P पर हमें निकालना है r दूरी पर, ये बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो लैम्डा बाई r। ये गणितीय कंसेप्ट रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ें तो दोनों प्लेटों के बीच निकाल लीजिए, E निकल गया तो V बराबर E इंटू डी होता है ना, अल्प दूरी dr के लिए V बराबर E 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r लैम्डा बाई r इंटू dr। ये विभवांतर का हो गया। देयरफॉर दोनों प्लेटों के बीच का कुल विभवांतर, विभव ही निकालना होता है हमें, तो कुल के लिए क्या करेंगे? समाकलन कर देंगे। ये अल्फ है तो dv लिखोगे, 1 इंटू dv बराबर b से a तक लाना है, 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r लाना है, लैम्डा बाई r लाना है, dr लाना है। ये फॉर्मूला माइनस में लिखते हैं तो चूंकि कैलकुलेशन कर रहे हैं तो माइनस में भी हो जाएगा। ये इसका समाकलन छोड़कर बाकी सब अचर हो जाएगा, अचर को बाहर निकाल दो। लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r b से a तक 1/r इंटू डी आर। बाबू इसका समाकलन क्या होता है? 1/r इंटू डी आर, लॉग r, 1/x इंटू डी एक्स। 11 क्लास में हमने कैलकुलस पढ़ा था, ये लॉग r हो जाएगा। तो v बराबर माइनस लैम्डा बाई
2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r log r b से लेकर a तक। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए। बहुत गर्म है बाबू। तो v बराबर माइनस लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r लॉग r की जगह अपर लिमिट a हो जाएगा और माइनस r की जगह अपर लिमिट लोअर लिमिट b हो जाएगा। v बराबर माइनस इंटर करा दो, लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r माइनस इंटर करा दिए लॉग b माइनस लॉग a, ये बदल जाएगा। ये सूत्र क्या होता है बाबू लॉगरिथम का? लॉग m माइनस लॉग n बराबर लॉग m बाई n। तो v बराबर लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू लॉग b बाई ये हो गया बाबू विभव का मान, और विभव निकल जाए तो धारिता भी निकल जाएगी। देयरफॉर बेलनाकार संधारित्र की धारिता C बराबर Q बाई V, C बराबर Q बाई V लैम्डा बटा में 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r लॉग b बाई a। लैम्डा का मान Q बाई L, लैम्डा कितना होता है Q बाई L। तो C का मान इधर आ जाते हैं, 2 लाइन हो गए बस खत्म। C बराबर Q बटा में लैम्डा Q बाई L इंटू 2 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r लॉग b बाई ये कट जाएगा। C बराबर 2 एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r इंटू L बटा में लॉग b बाई a, ये हमारा ये पूरे कैलकुलेशन हो जाएगा। ये किसी बेलनाकार संधारित्र की धारिता होती है। मतलब किसी संधारित्र की धारिता आपको निकालना है तो सबसे पहले विभवांतर निकाल लीजिए, प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना होता है, क्योंकि धारिता C बराबर Q बाई V, Q तो हम देते हैं तो Q तो निकालने की ज़रूरत है नहीं। मेन चीज़ क्या है, विभवांतर निकाला जाए। तो यह किसी संधारित्र की धारिता हुआ। ध्यान दीजिए 3 तरह के संधारित्र आज हमने पढ़ा, समानांतर पट्टी, गोलीय और बेलनाकार। समानांतर पट्टी में हमने आपको एक कंसेप्ट दिया कि एक पदार्थ की जगह भिन्न भिन्न पदार्थ, बहुत सारे पदार्थ थोड़े थोड़े इन सब में भी हो सकता है, तो वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो ऐसे तो हमारे सिलेबस में नहीं, फिर भी हमने आपको बताया। तो आज के क्लास में इतना ही, शेष अगले क्लास में जानेंगे। धन्यवाद।